नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल कह सकते हैं दिल पर बात करेंगे। प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल। इसे अक्सर संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये वो पहला पन्ना है, समझ लीजिए, जो पूरे संविधान का आईना है। उसके दर्शन, उसके मकसदों को सामने रखता है। एक तरह से ये पूरे संविधान का सार है, उन बुनियादी उसूलों का खाका जिन पर हमारा देश खड़ा है। और इस बातचीत के लिए हमारा आधार है एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी। ये किताब तो खैर इस विषय पर एक स्टैंडर्ड मानी ही जाती है। हमारा इरादा है कि प्रस्तावना के जो मुख्य तत्व हैं, उनके मतलब क्या हैं और भारतीय शासन के लिए वो कितने अहम हैं, इसे समझें। इसे संविधान का पहचान पत्र भी कहा गया है, तो चलिए खोलते हैं इसे। बिल्कुल। देखिए, इसकी शुरुआत ही दिलचस्प है। प्रस्तावना रखने का जो आइडिया है, वो तो अमेरिका से आया। अमेरिकी संविधान पहला था जिसमें प्रस्तावना थी। लेकिन हमारी प्रस्तावना की जड़ें कहीं और हैं। वो पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य संकल्प तैयार किया था, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, उस पर आधारित है, जिसे संविधान सभा ने जनवरी 1947 में अपना लिया था। अच्छा, यानी ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि जो संविधान बनाने वाले थे, उनके जो इरादे थे, ये उसका सीधा सीधा अक्स हैं। और आपने कहा जड़ें, तो ये इरादे भी वक्त के साथ थोड़े बदले या उनमें कुछ जुड़ा? हाँ, बिल्कुल। ये स्थिर नहीं रहा। बाद में 1976 में जब 42वां संशोधन हुआ, तो 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्द इसमें जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, और अखंडता, इंटेग्रिटी। ये उस वक्त की जो जरूरतें थीं, जो सोच थी, उसको दिखाते हैं। और इन्होंने प्रस्तावना के मायने को मतलब और फैला दिया। चलिए, प्रस्तावना का जो मूल पाठ है, उसकी भावना को थोड़ा समझते हैं। शुरुआत होती है, हम भारत के लोग। ये शब्द ही अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हैं। ये साफ कर देते हैं कि संविधान की असली ताकत कहाँ से आ रही है। सही कहा। ये सीधी घोषणा है कि संविधान भारत के लोगों ने बनाया है और इसकी शक्ति का स्रोत वही है, जनता ही मालिक है। इसके बाद ये भारत को एक खास तरह का देश बनाने का वादा करता है। एक संकल्प। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत की पहचान की परिभाषा है। और ये पहचान बनाने के साथ साथ ये अपने नागरिकों के लिए कुछ लक्ष्य भी तय करता है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये वो आदर्श है जिन्हें पाना संविधान का मकसद है। इसे देखकर लगता है कि प्रस्तावना के मतलब 4 मुख्य पहलू हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं समझने के लिए। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत वो कौन है? भारत के लोग। दूसरा, भारत देश की प्रकृति कैसी होगी? तो वो है संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा, संविधान के उद्देश्य क्या हैं? वो है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। और चौथा, वो तारीख जब संविधान को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949। इन चारों हिस्सों में कई भारी भरकम शब्द हैं। चलिए एक एक करके इनके मतलब को थोड़ा खोलते हैं। पहला है संप्रभु, सोवरन। इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि भारत अब किसी बाहरी शक्ति के कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल। भारत अपने अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं। जैसे हम राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ या संयुक्त राष्ट्र यूएन के सदस्य हैं, पर इससे हमारी संप्रभुता कम नहीं होती। ये हमारी मर्जी है। एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत चाहे तो किसी विदेशी इलाके को अपने में मिला सकता है या अपना कोई हिस्सा किसी और देश को दे सकता है। ये उसकी अपनी शक्ति है। अगला शब्द है समाजवादी, सोशलिस्ट। ये तो 1976 में जोड़ा गया। लेकिन लक्ष्मीकांत में ये भी जिक्र है कि ये शब्द जोड़ने से पहले भी संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें समाजवादी झुकाव साफ दिखता था। हाँ, ये बात सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ये भावना पहले से थी। इसे जोड़ने का मकसद शायद इसे और ज्यादा जाहिर करना था और इस पर जोर देना था। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत का समाजवाद किस तरह का है। ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, साम्यवादी समाजवाद, जिसे कम्युनिस्ट सोशलिज्म कहते हैं, उसमें उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन हैं, उन पर राज्य का पूरा नियंत्रण होता है। निजी संपत्ति खत्म कर दी जाती है। जबकि भारत ने चुना मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता।
मतलब पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ चलेंगे। तो फिर भारतीय समाजवाद का लक्ष्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे समझाया है। इसका लक्ष्य है गरीबी, बीमारी और अवसर की जो असमानता है उसको खत्म करना। ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक तरह से मिश्रण है, लेकिन इसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा है। हालांकि किताब में ये इशारा भी है कि 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उसके बाद इस समाजवादी चरित्र पर थोड़ी बहस शुरू हुई है कि क्या ये थोड़ा धुंधला हुआ है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर चर्चा होती रहती है कि आज ये शब्द कितना प्रासंगिक है। बिल्कुल। इसी तरह पंथ निरपेक्ष शब्द भी 1976 में ही जोड़ा गया, लेकिन इसकी जो भावना है वो भी संविधान में पहले से मौजूद थी। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार देते हैं वो इसी भावना को दर्शाते हैं। तो भारतीय पंथ निरपेक्षता का खास मतलब क्या हुआ? ये पश्चिम के सेक्युलरिज्म से कैसे अलग है? हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। पश्चिम में, खासकर यूरोप में, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म और राज्य के बीच एक तरह की दीवार। राज्य धर्म में दखल नहीं देगा, धर्म राज्य में नहीं। एक नकारात्मक अवधारणा है। लेकिन भारत ने अपनाई सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई राज्य की धर्म नहीं, लेकिन राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा और जरूरत पड़ने पर सबको समान समर्थन भी दे सकता है। राज्य धर्म से पूरी तरह अलग नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और समान भाव रखता है। अच्छा, अब आते हैं लोकतांत्रिक पर। हम सब जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर प्रस्तावना में इसका क्या मतलब है? प्रस्तावना लोकतंत्र को सिर्फ चुनाव और सरकार बनाने तक ही सीमित नहीं रखती। ये कहती है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में है। भारत में अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र है, मतलब जनता सीधे शासन नहीं करती, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के जरिए करती है। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं करती। आप सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में भी किया था। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत जोर देकर कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक टिकाऊ नहीं हो सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र न हो। और सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? उसका मतलब है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। उन्होंने ये भी कहा कि इन तीनों को, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये एक त्रिमूर्ति हैं, एक के बिना दूसरे अधूरे हैं। ये तो वाकई बहुत गहरा विचार है। मतलब स्वतंत्रता अगर बिना समानता के हो तो कुछ लोगों का दबदबा बन जाएगा, और समानता बिना स्वतंत्रता के हो तो वो व्यक्ति की पहल को ही खत्म कर देगी। और बंधुत्व के बिना ये दोनों लागू ही नहीं हो सकते। सही कहा। और इसी लोकतंत्र से जुड़ा हुआ अगला शब्द है गणराज्य, रिपब्लिक। देखिए, कोई देश लोकतांत्रिक तो हो सकता है पर गणराज्य ना हो। जैसे ब्रिटेन, वहां लोकतंत्र है पर राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत है, राजा या रानी। लेकिन भारत एक गणराज्य है। इसका मतलब है कि हमारा राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति वो चुना जाता है, वो किसी शाही परिवार से नहीं आता। हाँ, और गणराज्य होने के दो और पहलू हैं। पहला, जो राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति जैसे राजा में नहीं बल्कि भारत के लोगों में है। और दूसरा, समाज के किसी भी वर्ग को कोई खास दर्जा या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। सारे सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के लिए खुले होंगे। ठीक है, तो ये हुई राज्य की प्रकृति। अब बात करते हैं उन उद्देश्यों की जिन्हें प्रस्तावना पाना चाहती है। पहला है न्याय, जस्टिस। इसमें 3 तरह के न्याय की बात है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्या सुनिश्चित करते हैं? सामाजिक न्याय का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान वगैरह के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबके साथ बराबर का बर्ताव हो। इसमें जो पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान करना भी शामिल है। और आर्थिक न्याय? आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कारणों से किसी के साथ भेदभाव न किया जाए। आय, संपत्ति और अवसर की जो भारी असमानता है उसे कम करने का प्रयास हो। और राजनीतिक न्याय? राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले। वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी दफ्तरों में पद पाने का अधिकार, सब बराबर। और ये दिलचस्प है कि न्याय के ये तीनों आदर्श, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनकी प्रेरणा 1917 की रूसी क्रांति से ली गई है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता दुनिया भर के अच्छे विचारों को अपनाने के लिए कितने खुले थे। बिल्कुल। अगला आदर्श है स्वतंत्रता, लिबर्टी।
प्रस्तावना विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता का वादा करती है और ये हमें मौलिक अधिकारों के जरिए मिलती भी हैं। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि कोई रोक टोक ना हो। नहीं, उससे ज्यादा। इसका मतलब ये भी है कि व्यक्ति को अपने विकास के लिए पूरे अवसर मिले। लेकिन हाँ, ये स्वतंत्रता बेलगाम नहीं है, ये क्वालिफाइड है। मतलब ये असीमित नहीं है। संविधान के दायरे में इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है। और इसकी प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। सही कहा। और स्वतंत्रता के साथ ही आता है समता, इक्वालिटी। इसका अर्थ हुआ कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष सुविधा या अधिकार न हो और सबको बराबर अवसर मिले। हाँ, और संविधान इसे 3 स्तरों पर पक्का करता है। एक है नागरिक समता, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। कानून के सामने सब बराबर, किसी तरह का भेदभाव नहीं। फिर है राजनीतिक समता। अनुच्छेद 325 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी को वोट देने से मना नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है। और फिर है आर्थिक समता, जैसे अनुच्छेद 39 जो नीति निर्देशक तत्वों में है, वो कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये उस दिशा में कदम है। और इन सबको जोड़ने वाला तत्व है बंधुता, फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारा। ये कैसे पक्का होता है? संविधान इसे कई तरह से बढ़ावा देता है। एक तो है एकल नागरिकता, हम सब सिर्फ भारतीय नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। इससे एक होने की भावना बढ़ती है। फिर मौलिक कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A में। उनमें भी कहा गया है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो भाईचारे की भावना को बढ़ाए, धर्म, भाषा, क्षेत्र की भिन्नताओं से ऊपर उठकर। और प्रस्तावना कहती है कि बंधुता को 2 चीजें सुनिश्चित करनी है, व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द भी 1976 में जोड़ा गया था, है ना? हाँ, बिल्कुल। व्यक्ति के सम्मान का मतलब सिर्फ उसकी भौतिक जरूरतों को पूरा करना नहीं, बल्कि हर इंसान की गरिमा, उसकी डिग्निटी को मानना है। और देश की एकता सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। अनुच्छेद 1 में जो भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, वो भी इसी एकता पर जोर देता है। ये बताता है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, यह संघ टूट नहीं सकता। तो इन सभी शब्दों और उनके इतने गहरे अर्थों को समझने के बाद प्रस्तावना का महत्व तो अपने आप में साफ हो जाता है। ये सिर्फ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये संविधान का दर्शन है, उसकी आत्मा है। ये उन सपनों और आकांक्षाओं को दिखाता है जो संविधान बनाने वालों के मन में थी। कई बड़े विद्वानों ने इसकी अहमियत बताई है। जैसे N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। जैसे आईडी कार्ड होता है ना, छोटी सी जगह में पूरी पहचान। हाँ, और के मुंशी जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने इसे हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल यानी हॉरोस्कोप कहा। वाह। और अर्नेस्ट बार्कर जैसे विदेशी विद्वान भी इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे संविधान की कुंजी नोट, की नोट कहा। जी, और हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस M. हिदायतुल्लाह ने तो इसकी तुलना अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र से की, पर कहा कि ये उससे भी बढ़कर है। उन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान की आत्मा है, जो हमेशा रहेगी। एक ऐसा संकल्प जिसे सिर्फ कोई क्रांति ही बदल सकती है। ये बातें इसके गहरे महत्व को दिखाती हैं। लेकिन इतनी तारीफों के बावजूद एक बड़ा कानूनी सवाल हमेशा उठता रहा कि क्या प्रस्तावना असल में संविधान का हिस्सा है भी, या ये सिर्फ एक भूमिका है, एक इंट्रोडक्शन? हाँ, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार आया। शुरुआत में 1960 में एक केस था, बेरूबारी यूनियन मामला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के दिमाग को समझने की कुंजी तो है, पर यह संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये फैसला तो बाद में बदल दिया गया, शायद वो केशवानंद भारती वाला केस। बिल्कुल, 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला फैसला पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये संविधान के महान आदर्शों को बताती है और संविधान की व्याख्या करते समय इसे महत्व दिया जाना चाहिए। बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में भी कोर्ट ने इसी बात को फिर से पक्का किया। तो अब ये स्थापित है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। लेकिन इसके साथ 2 शर्तें भी जुड़ी हैं, है ना? मतलब हिस्सा तो है, पर हाँ, 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। पहली, प्रस्तावना ना तो विधायिका यानी संसद या विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति देती है और ना ही उनकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। दूसरी, ये गैर न्यायिक, नॉन जस्टिशिएबल है,
इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्रस्तावना में लिखी बातों के आधार पर अदालत जाकर कोई अधिकार लागू नहीं करवा सकते। ये अपने आप में लागू करने योग्य नहीं है। अच्छा, तो अगर ये संविधान का हिस्सा है तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है, जैसे संविधान के दूसरे हिस्सों में होता है, अनुच्छेद 368 के तहत? ये सवाल भी केशवानंद भारती मामले में ही उठा था और इसका जवाब भी वही मिला। कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है क्योंकि वो संविधान का हिस्सा है, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त लगा दी। और वो शर्त है मूल ढांचे की अवधारणा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बिल्कुल सही। कोर्ट ने कहा कि आप प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके, लेकिन आप संविधान के मूल ढांचे या बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकते जो प्रस्तावना में भी झलकती हैं। आप शब्दों को थोड़ा बदल सकते हैं, जोड़ सकते हैं, पर उसकी जो मूल आत्मा है उसे नष्ट नहीं कर सकते। और क्या ऐसा कोई संशोधन हुआ है अब तक? हाँ, सिर्फ एक बार हुआ है, वही 1976 में 42वें संशोधन के जरिए, जब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और इस संशोधन को कोर्ट ने वैध माना। ये माना गया कि इन शब्दों को जोड़ने से मूल ढांचा नष्ट नहीं हुआ, बल्कि शायद उसे और स्पष्ट या मजबूत किया गया। तो ये थी प्रस्तावना की पूरी कहानी, इसके विचार से लेकर इसके शब्दों के मतलब, इसका महत्व और इसकी कानूनी स्थिति तक। ये वाकई सिर्फ कुछ लाइनें नहीं हैं, बल्कि पूरे संविधान का दर्शन इसमें समाया हुआ है। बिल्कुल सही कहा। आज हमने देखा कि प्रस्तावना कैसे हमारे संविधान की नींव रखने वाले सिद्धांतों, संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य और इसके लक्ष्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता को स्थापित करती है। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, एक जीवंत दस्तावेज है जिसकी व्याख्या और जिसका महत्व समय के साथ, जैसा कि अदालती मामलों से साफ है, विकसित हुआ है। ये संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और ये सारी जानकारी, जैसा हमने शुरू में कहा, एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी पर आधारित थी। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। 1976 में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ने का एक खास राजनीतिक सामाजिक संदर्भ था। आज जब आर्थिक माहौल बदल चुका है, उदारीकरण को 30 साल से ज्यादा हो गए हैं और समाज में भी नई तरह की बहसें चल रही हैं, तो इन शब्दों की आज के भारत के लिए क्या व्याख्या है, इनकी प्रासंगिकता कितनी है? ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में ये सिद्धांत भारत की दिशा को कैसे आकार देते रहेंगे। विचार करने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।